तो दो पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे कि एनर्जी जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेगी, और ना ही एनर्जी रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में रहता है। तो फिर एनर्जी रिलीज कब होती है और एब्जॉर्ब कब होती है? तो तीसरा पॉइंट पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। समझ आ रही है बात की कि इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी को एमिट करेंगे, रिलीज करेंगे, जब वो जंप करेंगे, वो बाहर वाले ऑर्बिट में पड़े होंगे और वो छलांग लगे कहाँ आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। अपने ही ऑर्बिट में गर्दिश करते हुए ना तो उसने एनर्जी को एमिट करना है ना ही उसने एब्जॉर्ब करना है। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। और कब वो एब्जॉर्ब करेगा? इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। जब वो अंदरूनी ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट की तरफ छलांग लगाएगा तो वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो क्या करेगा? आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ छलांग लगाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा। इसको अब आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये शॉर्ट में भी आया था और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एमिट कब करेगा? जब वो आउटर से इनर की तरफ जाएगा। और एब्जॉर्ब कब करेगा? जब वो इनर से आउटर की तरफ आएगा। एक और बात याद रखिएगा, इस टॉपिक के बिल्कुल एंड में उन्होंने बताई हुई है, मैं अभी बता देती हूँ आपको। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिट्स के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ दरमियान में, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। इलेक्ट्रॉन या इस ऑर्बिट पर होगा या इस ऑर्बिट में होगा। यहाँ से छलांग लगा के यहाँ आ सकता है, यहाँ से छलांग लगा के यहाँ आ सकता है। दरमियान में ऑर्बिट्स कभी भी नहीं आ सकते, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। इन द ऑर्बिट्स होंगे, बिटवीन द ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो तीसरा पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी एमिट कब करेंगे, एब्जॉर्ब कब करेंगे। मैंने बता दिया कि अगर आउटर से इनर जाएंगे तो एनर्जी एमिट होगी, अगर इनर से आउटर जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब चौथा पोस्टुलेट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा देख लें क्योंकि इससे मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ी सी जो है ना वो आएगी। तो चौथा पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में गर्दिश करेंगे जिनकी अपनी अपनी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है एम वी आर के। एम मैस, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, ठीक है, किसका? ऑर्बिट्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन ऑर्बिट्स में बेटा जो है वो रिवॉल्व करेंगे जिनकी अपनी अपनी क्या होगी? फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगी। तो एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल जो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। तो जो हमारे पास ऑर्बिट्स की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकलती है, जो उन्होंने निकाली है, दैट इज द mvr इज इक्वल टू nh/2। मैं दोबारा बता देती हूँ, चौथा पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली in these orbits that have the fixed angular momentum value। और वो वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगुलर मोमेंटम को शो करते हैं mvr इज इक्वल टू nh/2। अब इसमें n क्या है? n शो करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। अगर पहला ऑर्बिट होगा तो बेटा हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। दूसरे ऑर्बिट की अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है तो हम n की जगह 2 लगा देंगे, और अगर तीसरा है तो हम n की जगह 3 लगा देंगे। तो n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। इसमें जो हमारे पास v है वो वेलोसिटी है, जो हमारे पास h है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। ये हमने प्लांक्स कांस्टेंट की उसमें जब मैंने आपको प्लांक्स का मॉडल पढ़ाया तो उसमें मैंने पढ़ाया 6.625 10⁻31 जूल सेकंड इसकी जो है वैल्यू होगी। तो उसके बाद हमारे पास है जी अगर वो कहते हैं कि प्रिमिटिव वैल्यूज अगर निकाली जाए तो पहले ऑर्बिट के लिए जो वैल्यू निकलेगी एंगुलर मोमेंटम की h/2 कैसे? हम n की वैल्यू 1 लगा देंगे तो 1 लिखे ना लिखे वही बात है। दूसरे ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी? 2h/2। तीसरे के लिए क्या हो जाएगी? 3h/2, क्योंकि मैं n की जगह वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो पहले में था h/2, दूसरे ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? 2h/2, तीसरे के लिए क्या होगी? 3h/2, चौथे के लिए क्या होगी? 4h/2। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करते हैं, ये जो तीसरे पॉइंट के साथ ही है, तो एनर्जी की जो चेंजेस आती है वो ऐसे आएगी कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि किसके बराबर है? E2 माइनस E1। अब आप कहेंगे E2 माइनस E1 क्या है? तो E2 हमारे पास ऑर्बिट आप ये कह सकते हैं और E1 ऑर्बिट ये कह सकते हैं। जब जहरी बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा कि E2 माइनस E1। तो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने पोस्टुलेट्स लिखने हैं, फिर आपने रिजल्ट लिखना है कि बोहर ने जो है बहुत अच्छा मॉडल पेश किया था, इसने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था। तो बेटा पहला जो पॉइंट था वो ये था कि वो ऑर्बिट में मूव करते हैं और उनकी हर ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होगी।
दूसरा ये था कि ना तो वो एमिट करेंगे, ना ही वो एब्ज़ॉर्ब करेंगे, एक ही ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी को ना एब्ज़ॉर्ब करना, ना एमिट करना है। और तीसरा पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे एनर्जी जब वो इनर से आउटर की तरफ जाएँगे, सॉरी आउटर से इनर की तरफ जाएँगे, और एब्ज़ॉर्ब करेंगे जब वो इनर से आउटर की तरफ जाएँगे। और इस चेंजिंग के दरमियान में जो ऑर्बिट्स की एनर्जी बनेगी, वो बनेगी डेल्टा ई इज़ इक्वल टू ई टू माइनस ई1। और हमारे पास बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे अपनी-अपनी स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम के साथ, और उसकी वैल्यूज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, जो मैंने दूसरे ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा जो है आज रात 8 बजे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसी इसी जो है पॉइंट के बारे में आप लोगों से सुनना भी है। इसी पॉइंट्स के जो जो भी पॉइंट्स बनेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन हवालों से मैं सुनूँगी भी सही।